आपका एक बार फिर हमारी खास पेशकश चुनावी संवाद में। जब से लोकसभा चुनाव के सिलसिले में गतिविधियां तेज हुई, हमने सब कुछ छोड़कर चुनावी संवाद को नियमित कार्यक्रम के तौर पर स्वीकार कर लिया। कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के बीच जाकर आपको रूबरू कराने की जो इस आम चुनाव में महती भूमिका में है। कोई चुनाव लड़ रहे हैं, कोई चुनाव लड़ा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जिसके खाते में दर्ज है आज से तकरीबन 5.5 साल पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से बनवाने का श्रेय। खाते में दर्ज इसलिए है कि इस शख्स ने एक जन घोषणा पत्र तैयार किया। तमाम राजनीतिक विश्लेषक निर्विवाद रूप से मानते हैं कि अगर कांग्रेस ने 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी की थी तो उस घोषणा पत्र ने ट्रंप कार्ड की भूमिका निभाई थी। इस शख्सियत की इस उपलब्धि को कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व 5 साल बाद पहचान पाया और जब इस बार आम चुनाव आए तो इस शख्स को उस घोषणा पत्र समिति का संयोजक बना दिया जो देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में मददगार हो। अब यह बात अलग है कि इस बार जो घोषणा पत्र बना है उसे भारतीय जनता पार्टी अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। आप समझ ही गए, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति के दिग्गज सितारे टीएस सिंहदेव की। पूर्ववर्ती सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे टीएस सिंहदेव यूं तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पर कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में तैयार हुए घोषणा पत्र को हथियार बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश में जरूर जुटे हैं। तो आज हम सीधे टीएस सिंहदेव साहब से रुख करते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सिंहदेव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुरुआत इसी से करते हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम है उनका, वो इस समय देश को बताने में लगे हैं कि जो घोषणा पत्र आपने और आपके साथियों ने तैयार किया है ना, वो आपने तैयार नहीं किया, किसी मुस्लिम लीग वीक की छाया में तैयार हो गया। कब मिला था आपको मुस्लिम लीग का वो घोषणा पत्र जिसको आपने अब तैयार कर दिया? सिंहदेव साहब, थोड़ा रोशनी दीजिए ना हमको। हिमांशु जी, आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से प्रणाम। मैंने तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र या उनसे संबंधित एक भी दस्तावेज या एक भी लाइन आज तक नहीं पढ़ी हिमांशु जी, जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है जी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहां पर किसका प्रभाव कैसे देखा मैं नहीं समझ सकता। ये सब उनकी सोच की उपज है जी, आधारहीन बातें हैं। और मुस्लिम लीग का नाम लेते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने इतना भी समय निकालना उचित नहीं समझा कि उनके साथ के लोग सलाहकार अगर स्वयं समय ना मिले, अब 48 पन्ने का घोषणा पत्र है तो शायद पूरा पढ़ने का तो समय उनको नहीं हो सकता, लेकिन जिस बिंदु पे उन्होंने चर्चा की उसी बिंदु को पढ़ लेते जी। पूरे घोषणा पत्र में एक शब्द ना हिंदू इस्तेमाल है ना मुस्लिम इस्तेमाल है। पूरे घोषणा पत्र में एक अक्षर ना हिंदू का है ना मुसलमान का। ये बात और है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने नए वर्गों को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो अब 4 जातियां हैं जी। उन्होंने एसटी को खत्म कर दिया, एससी को खत्म कर दिया, ओबीसी को खत्म कर दिया, माइनॉरिटीज को खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि अब 4 जातियां हैं, मेरे लिए 4 जातियां हैं। इसीलिए बात आ रही है कि वो आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। जहां तक घोषणा पत्र का सवाल है, कांग्रेस ने जो लक्ष्य अपना बनाया कि 5 साल काम करने को मिलेगा और आगे की जो नीतियां आने वाले दशकों के लिए जो बनेंगी उसका आधार क्या होना चाहिए? आधार जन होना चाहिए। जन कहां है? 80% देश की आबादी अल्पसंख्यक है, जिसे हम कहते हैं हिंदू आबादी हमारी 80% है। इस 80% का 8% ट्राइबल आबादी है जो पिछला सेंसस हुआ था, 15% एससी आबादी है, ये 23% हो गया और इसके ऊपर कोई कहता है 53, कोई कहता है 50% देश की आबादी ओबीसी की है। यानी ये 73% आबादी 80% में से हिंदू समाज की एसटी, एससी और ओबीसी की है। कांग्रेस ने इनको एड्रेस किया और शेष जो आबादी है माइनॉरिटीज की, जिसमें हम सिख को लेते हैं, ईसाई को लेते हैं, जैन को लेते हैं, बौद्ध को लेते हैं, मुसलमान को लेते हैं, ये 20% आबादी है जो देश में वर्गीकरण बना हुआ है शासकीय कार्यक्रमों का, उनको हमने लिया। इसी के अंदर युवा भी हैं, इसी के अंदर महिलाएं भी हैं, इसी के अंदर किसान भी हैं, इसी के अंदर अधोसंरचना का विकास भी है, इसी के अंदर नौकरियों का सृजन भी है, इसी के अंदर देश के धन का सृजन भी है। सारी बातें इसी में है। इसी में कानून जो बदले गए और जिनके दुरुपयोग के रास्ते खोले गए उनको परिवर्तित करने का या उनको वापस रिपील करने के भी प्रावधान है। ये 10 बिंदु 10 चैप्टर्स में घोषणा पत्र बटा है। इसमें एक शब्द मैंने तो कहीं नहीं देखा। प्रधानमंत्री जी को कहां से दिख गया? मुझे लगता है उनकी सोच, ये निजी सोच ये है, वो तो यही आपको सोच। क्या लगता है कौन गलती पर था?
मनमोहन सिंह जी गलती पर थे या आप लोग गलती पर हैं? मनमोहन सिंह जी का 2006 9 दिसंबर 2006 को राष्ट्रीय परिषद में दिए गए बयान को इस समय बताया जा रहा है, जैसे उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार देश के संसाधनों पर है और विशेषकर मुसलमानों का है। ये आपकी पार्टी के आदरणीय नेता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था। और टीएस सिंहदेव जी हमको ये बता रहे हैं कि देखो हमारे 48 पेज के घोषणा पत्र में मुसलमान शब्द ही नहीं है। तो सिंहदेव साहब गलती किससे हुई? मनमोहन सिंह जी ने 2006 में बोला था वो गलत था, या इस बार घोषणा पत्र 48 पेज का तैयार किया और वो शब्द डालना भूल गए, ये गलती हो गई? गलती कहां हो गई? गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी कि वहां होती है जहां वो कहते हैं कि ये धन घुसपैठियों को दिया जाएगा, इन्फिल्ट्रेटर्स को दिया जाएगा और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दिया जाएगा। ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देगा क्या? और मैंने कल ही ये डिबेट अब चल रही है, मैंने मनमोहन सिंह जी की बात को पूरा कभी देखा पढ़ा नहीं, ये मेरी कमी हो सकती है, लेकिन कल ही कोई कह रहा था कि वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया गया है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये धन पहले किसी का है तो किसी समुदाय का हो, ये मैं सहमत नहीं हूं। देश के नागरिक का पहला अधिकार, हमारा संविधान नागरिकता के ऊपर बना हुआ है, ना कि किसी जाति धर्म और समाज के आधार पे। वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये हमारा संविधान कहता है, यहीं से वो प्रारंभ होता है। तो देश के नागरिकों के लिए होना चाहिए और मेरी सोच में जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उनको गवर्नमेंट के बजट का पैसा पहले मिलना चाहिए। ये जो घोषणा पत्र आपने बनाया ये कितना व्यवहारिक है? ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने बनाया था ना छत्तीसगढ़ के लिए, उसमें आपने प्रावधान किया था सरकार भर बनवा दो, 500 रुपए महीना महिलाओं को देंगे। याद होगा आपको, आपने ही तो बनाया था। 5 साल आपकी पार्टी की सरकार रही, वो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, आपके छोटे भाई। पर 5 साल में 500 रुपए महीना तो छोड़ो, 5 रुपए महीना भी नहीं मिले, ये भाजपा के लोग बताते हैं। और अब देश में आप 8,500 रुपए महीना देने का ऐलान इस घोषणा पत्र में किए हो। जैसा भूपेश जी ने किया वैसा खड़गे जी और राहुल जी नहीं करेंगे, इसकी गारंटी टीएस सिंहदेव कहां से देंगे? थोड़ा बताइए ना। इसमें सोचने की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के साथियों को मैं याद दिला दूं, अभी समय है प्रचार का। कांग्रेस ने 500 नहीं कहा था, 1,000 कहा था जी, और हम 500 तक कर पाए, बढ़ा नहीं पाए। बढ़ाया, 350 मिलता था, वो 500 किया, लेकिन जो 1,000 करना था वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। मेरे ख्याल से एक हमारी सरकार की एक कमी रही। हमको 1,000 करना था, जब हमने कहा था और किया जा सकता था तो उसको हमको करना था। मैं थोड़ा संशोधित करता हूं बाबा साहब आपको। वो जो आपने कहा था सिंहदेव साहब, वो था आपका विधवा पेंशन के संदर्भ में, और साथ में आपने प्रावधान गरीब महिलाओं के संदर्भ में 500 रुपए महीने का भी किया था, जिसमें आप 5 रुपए भी शुरू नहीं किए। और उसी को भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में 1,000 रुपए महीना देने की महतारी बंधन योजना के रूप में वादा किया। और देखिए ना, 3 महीने के अंदर उसे विष्णुदेव साय सरकार ने, वो कहते हैं साए साए, क्रियान्वित भी कर दिया। क्या कहते हैं? इसमें कोई दो बात नहीं है। और ये प्रारंभ कहां से हुआ? प्रियंका जी ने मध्य प्रदेश में जब 5 गारंटी या 3 गारंटी की घोषणा की थी, उसके बाद शिवराज जी ने उसको लागू कर दिया। अब शिवराज जी का क्या हश्र हुआ वो एक और बात है, लेकिन लागू किया और उनको बड़ी सफलता मिली। कांग्रेस ने इसे हिमाचल में लागू कर दिया, कर्नाटक में लागू कर दिया। हमारे यहाँ महिलाओं को देने का वो मातृत्व एक योजना थी, रविंद्र चौबे जी ने उस शब्द का गठन किया था, उसको शब्द दिया था, और 500 रुपए की बात आई थी, वो हम नहीं कर पाए। वो बात सही है कि हम नहीं कर पाए, तो जो काम नहीं हो पाया उनमें वो काम। तो जो 500 रुपए नहीं कर पाई पार्टी, वो 8,500 रुपए कर देगी सिंहदेव साहब, कैसे उम्मीद करें? वो मध्य प्रदेश में 1250 दे रहे थे शिवराज सिंह चौहान, और कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी बोले थे मैं 1500 दे दूंगा। पर नतीजा आया तो उसमें कांग्रेस किस्से में सीट वीट नहीं आई, तो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस में भरोसा नहीं आया जनता का। क्या सिंहदेव साहब को लगता है कि राहुल गांधी जी की खाट 8,500 रुपए महीना आएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, लोग भरोसा कर लेंगे? ये सिर्फ महिलाओं वाली बात नहीं है। जो समझना है हमको कि कांग्रेस ने जो 1 लाख रुपया कहा है वो क्या कहा है जी। पिछले घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने कहा था कि हम 72,000 रुपया हर गरीब परिवार के लिए देंगे। इसमें सोच क्या है? सोच कांग्रेस की ये है कि देश में कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए से कम की होगी। इसको क्लियरली हमको समझना चाहिए। महिलाओं की जो बात आती है
वो इसका सिक्के का दूसरा पहलू। जी। जो मुख्य पहलू है कि कोई परिवार देश का 1 लाख रुपए से कम आमदनी का नहीं रहेगा, और ये पैसा उस परिवार को हम कैसा देंगे, कैसे पहुंचाएंगे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक के खाते में घर की जो हेड महिला होंगी, प्रमुख महिला होंगी, उनके नाम के खाते में हम पहुंचाएंगे। तो ये बात को समझने की बात है कि ये कार्यक्रम है क्या, मेरे आपके घर की महिला के लिए नहीं कहा जा रहा है, अन्य किसी परिवार की महिला के लिए नहीं कहा जा रहा कि आमदनी 1 लाख रुपए से कम पाए, और उस आधार पे देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा, सामाजिक न्याय भी होगा, महिलाओं के प्रति भी सम्मान होगा इत्यादि। ये सारी बातें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और इसका बजट जो हमने फिलहाल निकाला था वो करीब 4-4.5 लाख करोड़ के आसपास, 4.5 लाख करोड़ के आसपास का था। तो जो सरकार 16 लाख करोड़ से ज्यादा बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऋण को माफ कर सकती है, तो आमदनी बढ़ा के और प्राथमिकताएं तय करके 4.5 लाख करोड़ रुपए निश्चित रूप से देश के उन परिवारों के लिए, समस्त परिवारों के लिए जो 1 लाख की आमदनी से कोई ना रह जाए और देश की अर्थव्यवस्था को भी बल दे, बॉटम अप वाला हिस्सा। टॉप अप कांग्रेस ने कहा है कि हम माइनिंग के लिए भी बढ़ाएंगे, कांग्रेस ने कहा है कि हम उद्योग की तरफ भी देंगे, हम ऐसे उद्योग को बढ़ावा देंगे जो कि रोजगार मूलक उद्योग होंगे इत्यादि इत्यादि। तो पॉलिसीज के माध्यम से आप कैपिटल जिनके पास है, पूंजी जिनके पास है, उनको भी अवसर दीजिए, और जो समाज का दूसरा तबका जो नीचे रह जाता है, जो वंचित कहलाता है, जो अपने आप से नहीं कर पाता है, उसका एक सीलिंग बना दिया, एक बॉटम लाइन बना दिया, सीलिंग ना कहें, कि बेस क्या हो गया देश का, 1 लाख रुपया हर परिवार को कम से कम मिलेगा। ये योजना। अच्छा, एक बार बताइए सिंह साहब, आपने शर्त लगाई है कि ये योजना वो सरकार लागू करेगी जो 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकती है। तो आप तो बताते हो कि 16 लाख करोड़ की कर्ज माफी जो है भाजपा की सरकार ने की, मोदी सरकार ने की, तो क्या उम्मीद करें आपसे? कांग्रेस की सरकार आने के बाद भी उद्योगपतियों का कर्जा 16 लाख करोड़ का माफ होगा, और साथ साथ 4 लाख करोड़ जो है इसमें भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने शर्त रखी है जो 16 लाख करोड़ का माफ कर सकते हैं उद्योगपतियों का, वो 4 लाख करोड़ इसमें भी बांट सकते हैं। तो थोड़ा स्पष्ट हो जाए, ये आपकी उम्मीद किससे है, कांग्रेस से है या भाजपा से है? इसमें स्पष्ट तौर पे देखें, आदर्श स्थिति क्या है जी। सबके कर्जे माफ कर दो, जिसके पास भी देश में है कर्जे माफ कर दो। आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास आर्थिक संसाधन नहीं है। तो जब आपके पास आर्थिक संसाधन नहीं है तो किसके कर्जे पहले सरकार को माफ करने चाहिए? पब्लिक के पैसे से। पब्लिक जो टैक्स देती है उस पैसे का अगर आप उपयोग कर रहे हो तो उससे पहली मदद किसको मिलनी चाहिए? एक सोच थी कि उद्योगपतियों का कर्जा अगर आप माफ करोगे तो वो फैक्ट्रियां लगाएंगे, रोजगार का सृजन होगा और देश की आर्थिक स्थिति को गति मिलेगी। हमने क्या देखा? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? कि अगर उद्योगपतियों के पास पैसा पहुंच गया 16 लाख करोड़, जिससे कि वो बिजनेस चालू कर सकते थे, तो उन्हें बिजनेस इसलिए चालू नहीं किया कि उनका सामान खरीदने की क्षमता नागरिकों में नहीं थी। तो कांग्रेस उसी का दूसरा हिस्सा पहले तैयार कर रही है कि खरीदने की क्षमता तो बनाओ पहले जी, फिर आप फैक्ट्री लगाना। तो पहले पैसा पब्लिक का किसको मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से उद्योगपति को पहले कभी नहीं मिलना चाहिए। नीतियां दीजिए, उनको वातावरण दीजिए बिजनेस करने का, और छूट अगर सरकार को पब्लिक के पैसे से देनी है तो जब से सबसे ज्यादा जो जरूरतमंद है उससे पहले। अरे ये वो सिंह साहब, घोषणा पत्र को आए हुए काफी समय हो गया सिंह साहब, प्रचार भी 2 चरण का पूरा हो गया, आज तो वोटिंग भी चल रही है दूसरे चरण की। क्या महसूस कर रहे हैं? यह घोषणा पत्र कांग्रेस प्रत्याशियों को वोट अर्जित करने के लिए हथियार बन पा रहा है, या भारतीय जनता पार्टी का हथियार बनकर आपको ही मार दे रहा है? क्या महसूस कर रहे हैं? जिस तरह भाजपा, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह इस घोषणा पत्र के तमाम प्रावधानों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, और महिलाएं अचानक अपना मंगलसूत्र वगैरह ढूंढने लगी हैं, बचेगा कि नहीं बचेगा? जो सिंह साहब ने घोषणा पत्र बनाया उसके बाद क्या कहते हैं सिंह साहब, ऐसा क्या कर दिया आप लोग भाई? इसमें हमारा किया हुआ नहीं है जी, ये मोदी जी की असत्य कथन की जो एक लंबी श्रृंखला है जी, उसका ये हिस्सा है। एक प्रभावी वक्ता है, कुछ भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं सही ना हो, लोग एक बार सुनने लगते हैं। और अभी जो वो कह रहे हैं
असत्य और गलत बात के अलावा कुछ नहीं कह रहे हैं। और दक्षिण में जो वोटिंग के बाद में उनके पास रिपोर्ट आई होगी, उनको जो उम्मीद थी, पिछले बार 29 सीटें भाजपा और कांग्रेस को मिली थी दक्षिण के 132 सीटों में से, जी, तो उनको जो उम्मीद थी कि हमारी सीट बढ़ने वाली है, उनको पुख्ता रिपोर्ट आई कि नहीं ये तो नहीं हो रहा। आप देखिए कि पहले दौर की वोटिंग के पहले इनके बयान ये नहीं थे। कांग्रेस का घोषणा पत्र तो भाजपा के घोषणा पत्र के पहले आ चुका था। अब इनके पास क्या था? कुछ करो ऐसा जिससे कि लोगों का ध्यान हम फिर आकर्षित कर पाए। बहुत गए दक्षिण की तरफ, बहुत उनने पहल किया, बहुत उनने प्रयास किया कि उनकी रिपोर्ट सही हो या गलत, उनकी रिपोर्ट मैं ये मानता हूं कि ये आई कि वो बात नहीं दिख रही है जिसकी उम्मीद वो कर रहे। उसका परिणाम है कि ऐसी आधारहीन बातें, और शोभा नहीं देता। देश के प्रधानमंत्री, आप सोचिए कि कैसे हंसी के पात्र व्यक्ति बनेंगे जो मंगलसूत्र बेचने की बात कर रहे हैं, बिक जाने की बात कर रही है। धन अगर आता है तो किससे आएगा? आप परिकल्पना भी करिए। देखिए, ये डेथ ड्यूटी वगैरह जो है ये आने वाली नहीं। मैं उसके खिलाफ हूं और मैं उसका भुगभोगी भी हूं जी। ये भी आपको बता दें, ये जो सोच एक थी कि कहीं से धन लो, रॉबिनहुड वाली, कि किसी से लो जिसके पास ज्यादा है और जिसको दो, तो हम लोग उसमें थे जो राजा महाराजा थे। हमारी सारी संपत्ति लेके पब्लिक को दी गई। उस हद तक तो फायदा हुआ होगा कि इतनी सारी जमीनें हमारे पास थी और लोगों के पास गई। सीलिंग आई, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का हुआ, उसमें जिनके पास जमीन नहीं हुई उनके पास गई। तो एक सीमा है ऐसे कार्यों की। डेथ ड्यूटी जैसी जो योजना है या जो टैक्स है, ये प्रैक्टिकल नहीं है एक ग्रोइंग देश के लिए, प्रैक्टिकल नहीं है। और आप लोगे किससे? अदानी अंबानी से लोगे। तो प्रधानमंत्री जी डिफेंड किसको कर रहे हैं? अदानी अंबानी को, जिनका जाने की भी बात नहीं हो रही है। तो फिर आप मना क्यों कर रहे हो कि हम इनसे नहीं लेंगे? भाई वो अडानी अंबानी को अगर डिफेंड कर रहे हैं तो कांग्रेस काहे को 3 दिन से सफाई देती घूम रही? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। और किसके बयान पे सफाई दे रही है? सैम पेत्रोदा के, आपकी पार्टी के बड़े नेता रहे भाई सैम पेत्रोदा। ऐसा चुनाव के समय पे बोलते ही क्यों है, जिसके चलते टीएस सिंहदेव जैसे नेताओं को सफाई देनी पड़ती है? पेत्रोदा नहीं, आप देखें कि ये जो डेथ ड्यूटी की बात है, ये किन किन ने उठाई? ये जसवंत सिन्हा जी ने उठाई, ये पी चिदम्बरम जी ने उठाई, ये अरुण जेटली जी ने उठाई। ये केवल अभी सैम पेत्रोदा उठा रहे हैं ऐसी बात नहीं है। और वो उन्होंने अमेरिका का रेफरेंस देके बात कही, वो उनकी बात है, उनकी बात कांग्रेस की बात नहीं है। चिदम्बरम जी जिन्होंने ये बात उठाई, वो स्वयं घोषणा पत्र समिति के, कांग्रेस के इस वर्ष के भी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे जी। तो उनके अध्यक्ष रहते हुए उनके ऐसे विचार व्यक्त करने के बाद घोषणा पत्र में आया क्या? नहीं, क्योंकि कांग्रेस इसमें नहीं मानती इस बात को। अगर मानती तो सैम पेत्रोदा जी के हमको रुकने की जरूरत क्या थी? चिदम्बरम जी जिन्होंने इस बात को एक समय उठाया था, वो तो स्वयं इसके अध्यक्ष थे जी। तो इतना भी हमारे देश के प्रधानमंत्री किस हद तक, यानी शर्मिंदगी के हद तक मैं मानता हूं कि लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि जो बात नहीं है, बेबुनियाद बात, गोबल्स वाली बात, बोलते जाओ बोलते जाओ। एक बार बताइए सिंह साहब, प्रधानमंत्री शर्मिंदगी की हद तक वो तो आज जाने दीजिए, पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो बड़ा शर्मिंदगी का एहसास कराने वाला है। इस बार के संदर्भ में क्या कहते हैं? देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, 50-55 साल तक देश पे शासन करने वाला दल 3 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाता है भाई, क्या कहेंगे आप? तो इस बार वैसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा या सिंघवी साहब को उम्मीद है जो भी हो 100 के आंकड़े को तो पार कर लेगा, क्योंकि सामने वाला तो 400 चिल्ला ही रहा है? मैं आशान्वित व्यक्ति तो हुई व्यक्तिगत तौर पे, वो अपनी जगह की बात है जी। लेकिन आप देखें, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के घमंड और गुरूर में भूल भी गई होगी और इस बात को सामने नहीं रखती कि उन्होंने केन प्रकारेण मेहनत भी करके कुछ ऐसे कार्यक्रम को लेके 2 सीट से 303 पे पहुंचे। फिर इतना घमंड क्यों? कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, हमारे लिए बहुत चिंताजनक है। और कांग्रेस की स्थिति कमजोर होने के कारण आज देश में ऐसी ऐसी बातें उठ रही हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं जिन्हें संवैधानिक संकट, स्वतंत्रता के संकट, मीडिया पे संकट इत्यादि के रूप में चर्चाओं में बातें आ रही हैं। और बड़े गंभीर लोगों के माध्यम से, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बड़े चिंतनशील लोगों के माध्यम से ये बातें सामने आ रही हैं।
तो वो सब भी कांग्रेस की जवाबदारी के हिस्से में आता है कि हम अपनी उपस्थिति देश में ऐसे बनाएं कि देश में चिंता करने वाले विचारों को पनपने की जमीन ना मिले, वातावरण ना मिले। तो ये बड़ी चुनौतियां हैं। हम अच्छी स्थिति में नहीं है, बिल्कुल अच्छी स्थिति में नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि इसमें सुधार आएगा। नहीं तो वो सुधार कितना, 52 थे 62 हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे, 82 हो जाएंगे, या 272 हो जाएंगे? 272 तो संभव नहीं है आज की परिस्थिति में, क्योंकि कांग्रेस उतनी सीटें लड़ भी नहीं रही जी। लेकिन अभी जो बात स्पष्ट तौर पे सामने आ रही है कि इंडिया अलायंस को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। 300 का लक्ष्य इंडिया अलायंस ने रखा है, और कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए। तो 300 पार कर देगा इंडिया गठबंधन, ऐसा हमारे को टीएस सिंहदेव साहब कह रहे हैं। सिंहदेव साहब, हमने राष्ट्रीय फलक पर बात काफी कर ली, अब आपके गृह राज्य के संदर्भ में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ आपका गृह राज्य है, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 11 सीटों पर प्रत्याशी हैं, आपके मंत्रिमंडल के कई सहयोगी मैदान में हैं, पर लोग सवाल करते हैं सिंहदेव साहब मैदान में नहीं है। आप अपने अपने तरीके से जवाब देते हैं, पर कुछ कहना चाहेंगे? जब सब दिख रहे हैं मैदान में तो सिंहदेव साहब नहीं मैदान में, कोई खास वजह, कोई खास नाराजगी, कोई खास रणनीति? 2-3 बातें मैंने कही थी जी। एक, अगर पार्टी उस नाते कहती, मेरी व्यक्तिगत पारिवारिक स्थिति स्वास्थ्यगत जो वर्तमान में बनी हुई है जी, मेरे को अगले 3 महीने और बंबई में बिताने होंगे, उनके साथ में ट्रीटमेंट चल रहा है, ये मेरा प्रमुख कारण है। और दूसरा, मैंने ये भी कहा था कि एक, मैं स्वयं चुनाव अपने क्षेत्र से नहीं जीता जी। मेरे को लड़ने के लिए दूसरे क्षेत्र से कहा जा रहा था। बात आई थी, महन जी ने मुझे कहा था कि बिलासपुर से लड़ लीजिए, पहले कोरबा से लड़ लीजिए कहा उन्हें, फिर कहा बिलासपुर से लड़ लीजिए। कहा कि स्थिति वैसी नहीं है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आजकल खर्चे भी इतने ज्यादा हो जाते हैं, और खुद एक चुनाव लड़ा, फिर बच्ची की शादी थी, तो वो भी एक छोटा कारण था। लेकिन पार्टी कहती तो आपने कहा कि आपकी स्वास्थ्यगत कारणों से व्यस्तता है, पर साथ ही आपने अपनी आर्थिक स्थिति का भी हवाला दिया। पर आपकी आईटीआर के हवाले से लोग तो छत्तीसगढ़ में बोलते हैं आप चाहें तो पूरी पार्टी को चुनाव लड़ा सकते हैं, आप एक अलग सीट के संदर्भ में कहां संकोच कर गए? बहुत कुछ बेच के अभी तक यहाँ मुकाम पे पहुंचा हूं, अब बेचने लायक स्थिति नहीं बची, घर नहीं बचेगा रहने के लिए। पर पार्टी की स्थिति क्या बच रही है छत्तीसगढ़ में? 5 साल सत्ता में रहने के बाद 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव में जो नतीजा आया सिंहदेव साहब, दिल के अनुरूप आया या दिल तोड़ गया? मुझे अब खुद हारना अच्छा नहीं लगा, सरकार में आए अच्छा नहीं लगा जी। मैं चाहता था कि और बहुत कुछ काम कर सकूं, जीवन शेष जो बचा है 5 साल और मैंने टारगेट रखा था जी कि जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में 5 साल और काम करूंगा, और उस नाते निराशा हुई। नहीं, निराशा आपको इस बात से है या निराशा अपना निर्णय बदलने को लेकर है? मन तो आपका चुनाव लड़ने का पहले ही छोड़ दिया था, और बाद में फिर दबाव के चलते आप चुनाव लड़ लिए, तो अफसोस किस बात का है? क्यों दबाव में आ गए, इस बात का अफसोस है, या चुनाव लड़ा और जीता नहीं इसका अफसोस है? मेरे को लगता है वो मेरी सोच, मेरा निर्णय हुआ, और मेरे को अभी के लिए जगह देनी थी। जो हम लोग की स्थिति में अच्छी स्थिति नहीं थी, अभिज्ञ हैं, टेंशन थे, मीडिया में भी आती थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था लोगों ने। लेकिन जो अपने साथ के लोगों ने कहा नहीं बाबा इस बार करना है, एक तरह से मजबूरी तो नहीं चाहिए, लेकिन सबकी राय को स्वीकार करते हुए, मानते हुए मैंने आखिर में, वो दबाव इतना ज्यादा रहता है एक जनप्रतिनिधि होने का कि विपक्ष में मैं विधायक बिल्कुल नहीं रहना चाहता, तो उस नाते तो मतदाताओं ने मुझे पक्ष दिया। लेकिन फिर भी मेरा जो कमिटमेंट था कि चुनाव के समय मदद मांगने गया था, 5 साल में उनके बीच में रहूंगा, 4.5 साल उनके बीच में मैं जरूर रहूंगा, उनके लिए जो भी पहल कर सकता हूं मैं करूंगा। लेकिन बहरहाल लोकसभा चुनाव में आपके कई साथी मैदान में हैं, सम्मान्य भूपेश बघेल जी मैदान में हैं, ताम्रध्वज साहू जी मैदान में हैं, शिव डहरिया जी मैदान में हैं, लखमा जी का तो वोटिंग हो भी चुका है। क्या देख रहे हैं इन लोगों को? एक हार के बाद दूसरी हार, या कहीं कहीं जय जयकार?
इसमें मैं फीडबैक जो ले रहा हूं जी। और जो मेरे पास जानकारी आ रही है, बस्तर में कांग्रेस ने आशा से अच्छा किया है। जी वहां लोगों का कहना है कि शहरी क्षेत्रों को अगर हम ना देखें, जी ग्रामीण क्षेत्रों को अगर देखें तो काफी कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। और यही रिपोर्ट पूरे छत्तीसगढ़ से आ रही है। जी एक जैसी रिपोर्ट करीब करीब पूरे छत्तीसगढ़ से आ रही है कि जो भी बातें मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी कह रही है या कर रही है, वो निर्भर कर रहे थे ये अपनी मातृ वंदन योजना या जो उन्होंने 1,000 रुपया दिया है उस पे कर रहे थे। और चुनाव की शुरुआत में उसका माहौल भी था जी। इसमें कोई दो बात नहीं है। मेरे पास जो फीडबैक आ रहा था मैं उस आधार पे आपको खुल के, पता नहीं अभी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, चुनाव चल ही रहा है जी लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसका प्रभाव था जी। निश्चित रूप से इसका प्रभाव था। लेकिन समय के साथ में जो परिस्थितियां आई और खास करके इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला जो आया, जी इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले के पब्लिक के सामने आने के बाद मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति जो राष्ट्रीय स्तर पे थी उसमें बड़ी गिरावट आई। उनकी वो विश्वसनीयता, न खाऊंगा न खाने दूंगा इत्यादि जो अपनी भाषा शैली में बड़े मजबूत तरीके से, असरदार तरीके से मोदी जी रख लेते हैं, उस पे डेंट लगा। और साथ में कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बातें आई, मुझे लगता है कि इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा। और आजकल कनेक्टेड हैं लोग, एक दूसरे से बात करते हैं, आपके यहाँ कैसा हो रहा है, आपके यहाँ कैसा हो रहा है, आपके यहाँ। पिछले बार हम लोग सुनते थे और हम लोग के रिश्तेदार भी जहां बाहर जाते थे बोलते थे कि बाबा यूपी में अगर 2 सीट भी आ जाएगी तो बहुत है। ये मैं आपको ईमानदारी बता रहा हूं। विधानसभा चुनाव के पहले मेरे विश्वस्त रिश्तेदार यूपी में थे। मैंने कहा कैसी बात कह रहे हैं, हो ही नहीं सकता, कम से कम 30 से 50 सीट कांग्रेस की आएगी। और अंततः वैसी स्थिति बनी जी। और उसी प्रकार के जो फीडबैक अब आ रहे हैं, कहीं कोई लहर की बात नहीं हो रही है। यानी आप देखिए, राम मंदिर हो गया, ये महतारी वंदन हो गया, देश दुनिया के सामने ऐसा आ गया, G20 हो गया, सारा चीज हो गया। लेकिन ग्राउंड में वो जो उसकी गूंज होनी चाहिए उस बात की, वो इस चुनाव में नहीं दिख रही। और ये अंतर समय के साथ में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हार जीत क्या होगी ये तो समय बताएगा। अच्छा एक बार बताओ ना, अब तो समय जो बताएगा वो तो ठीक है, बड़ी चर्चित जोड़ी रही भाई जय और वीरू की। वो पिछले 5 साल में ऐसी चर्चाएं रहती थी कि जय दिल्ली चले जाएं, काफ़ी कोशिश हो रही है, पर आप गए नहीं। इस बार वीरू मैदान में हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, चले जाएंगे दिल्ली? हाँ, भूपेश भाई जीत जाएंगे जी। अभी जो रिपोर्ट है ग्रामीण क्षेत्रों से जो बात आ रही है कि एक तरफा, करीब करीब एक तरफा तो कभी नहीं होता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र कांग्रेस के पक्ष में भारी पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र को देखना है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में राजनांदगांव प्रमुख है और साथ में डिप्टी सीएम अभी जो शर्मा जी हैं वो कवर्धा जिले से हैं। बगल का विधानसभा भी कवर्धा जिले का, ये भाजपा के पास है। तो 5-3 सीटें हैं, 5 कांग्रेस के पास, 3 भाजपा के पास। ये अंतर बरकरार रहता है कि नहीं? भाजपा के प्रत्याशी के संदर्भ में बातें आ रही थी कि वो कितने एक्टिव थे, कितने नहीं थे, उस नाते उन्होंने कुछ पिकअप किया है। इधर भूपेश गए, जिन्होंने काफी मेहनत करके काफी प्रचार किया, ऐसी फीडबैक मिली, लोगों के बीच में पहुंचे। अब निर्णय की घड़ी है, वोट डल रहे हैं, अभी आज वोट डल रहे हैं और वो आगे दिख रहे हैं। मतलब आप दिल से चाह रहे हैं कि वो दिल्ली चले जाएं ताकि छत्तीसगढ़ खाली रहे, या चाह रहे हैं कि नहीं नहीं भूपेश जी की जरूरत छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे दिल्ली जाकर? वो नेतागिरी में तो लोग कहते हैं कि दिल्ली जाके और मजबूत हो जाता है आदमी, और दिल्ली वालों के नजदीक हो जाता है जी। तो कितनी हसरत है टीएस सिंहदेव जी की भूपेश जी और मजबूत हो? मजबूत हो नहीं हो, काम अच्छा हो छत्तीसगढ़ में, पार्टी के साथ हम लोग जुट के सबको साथ लेके चल सके, ऐसा काम हो, प्रदेशवासियों के लिए अच्छा काम हो, मेरी मंशा वहां तक सीमित है। तो विष्णुदेव साय के साथ में आप क्यों नहीं है? विष्णुदेव साय का काम ठीक नहीं लग रहा आपको? 4 महीने होगा विष्णुदेव साय के, बता रहे हैं साय साय चल रहा है सब काम, क्या कह रहे हैं? प्रारंभिक है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, अच्छा बुरा अभी कहने का समय नहीं है। 1 साल मैंने कहा भी है कि 1 साल हो जाए, उसके बाद ऐसे तो कई बातें सामने आ रही हैं। मैंने 1-2 विषयों के संदर्भ में
उनको पत्र भी लिखा है, विष्णुदेव साय जी को पत्र भी लिखा है। एक आध बार चर्चा करने का मौका मिला तो बड़ी संजीदगी से बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बात भी की। अच्छा लगा। कौन ज्यादा अच्छे से बात करता है, पूर्ववर्ती सीएम या वर्तमान सीएम? बात अच्छे से की। अब काम में कितना तब्दील होता है। आपने मेरा सवाल नहीं सुना सिंघदेव साहब, मैं फिर से दोहराता हूं, कौन ज्यादा अच्छे से बात करता है? पहले जो सीएम थे वो ज्यादा अच्छे से बात करते थे या अभी जो सीएम है वो ज्यादा अच्छे से बात करते हैं, आपको लगे? नहीं, इनका व्यवहार अच्छा है, विष्णुदेव साय जी का व्यवहार जी काफी अच्छा व्यवहार। अभी तक तो एक मैंने वीडियो क्लिप उनकी देखी थी, वो कुछ ऐसी वाली, तो पता नहीं क्या है, लेकिन अभी तक सार्वजनिक जब भी मौका मिला व्यवहार उनका अच्छा। चलिए अपन आखिरी दौर की बातचीत पे आते हैं। सरगुजा संसदीय क्षेत्र, आपके पुराने साथी सम्माननीय चिंतामणि महाराज जी भाजपा से प्रत्याशी हैं, उनके सामने आपके पुराने साथी की बेटी प्रत्याशी है। क्या देख रहे हैं सरगुजा में? कितने धर्म संकट में है सिंघदेव साहब? किसके लिए वोट मांगूं, किसको अच्छा बताऊं, कुछ द्वंद्व है? 99% मेरे सामने धर्म संकट नहीं रहता जी। कांग्रेस यानी एक ही चीज है, कांग्रेस। तो व्यक्ति को मैं सेकेंडरी देखता हूं, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे लिए व्यक्ति सेकेंडरी है, पार्टी फर्स्ट है। पार्टी जीत के आनी चाहिए, जो कैंडिडेट हैं उनके नाम से हम पार्टी का काम करते हैं। तो अभी शशि के नाम से वहां पर सब काम कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस वहां से सीट इस बार जीत के जाए। नहीं तो लेकिन फिर भी व्यक्ति का अपना महत्व होता है। चिंतामणि बनाम शशि सिंह, क्यों चिंतामणि जी की जगह पे लोगों को शशि सिंह को वोट देना चाहिए? केवल इसलिए ये कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, या शख्सियत में भी ऐसा कुछ है जिसके कारण से भाई वोट देने में विचार करो? आपने गड़बड़ सवाल पूछ दिया हिमांशु जी, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने पूछ के मौका दे दिया तो मैं बोल ही देता हूँ जी। 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी अंबिकापुर में सभा ले रहे थे जी, और वहां से रिकॉर्डिंग आई कि मंच पे चिंतामणि जी सो रहे थे जी। अब आप देख लीजिए कि यानी क्या इंप्रेशन जाता है। ये नहीं कि भाई वो भाजपा के कैंडिडेट हैं या पहले कांग्रेस में थे छोड़ के चले गए, मेरा उनने साथ नहीं दिया व्यक्तिगत राजनीति में, ये सारी बातें अलग जगह। लेकिन एक प्रत्याशी देश के प्रधानमंत्री टॉप मोस्ट स्टार प्रचारक के साथ मंच पे हैं और सो रहे हैं, तो पब्लिक में क्या इंप्रेशन जाएगा? दूसरे सामने एक यूथ है, दौड़ रही है, इतना दौड़ रही है कि मैं सोच नहीं सकता। लोकसभा के एक कोने में रात को है तो दूसरे कोने में सुबह है, तीसरे कोने में शाम को है और फिर रात चौथे कोने में जाके चालू कर रही है। तो एक यंग एक्टिव लड़की जिसका पारिवारिक राजनीतिक परिवेश बैकग्राउंड भी है और यूथ फैक्टर, महिला भी है अगर वो फैक्टर के रूप में माना जा सके। व्यवहार अभी अच्छा उसने रखा है, जहां जा रही है कहीं कोई शिकायत नहीं आ रही है, अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। तो नया स्लेट, खाली स्लेट है और चिंतामणि जी की स्लेट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ जी। तो इसलिए कोरी स्लेट को पसंद करें भाई? लिखी लिखी स्लेट है, ज्यादा ना भाई, अंक तो कोरी स्लेट पे कौन देता है? लिखी हुई स्लेट पे ही तो अंक मिलते हैं। कोरे स्लेट में लिखने की पूरी गुंजाइश है, लिखी हुई स्लेट में माइनस से चालू हो रहा है जी। कोरी स्लेट में आप चालू कर रहे हैं, माइनस नहीं। माइनस नहीं। तो सिंघदेव साहब, हमने काफी विस्तार से आपसे बात की, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। सरगुजा क्षेत्र बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से सरगुजा क्षेत्र की जनता से आप? हाँ, मैं सभी नागरिकों से ये निवेदन करूंगा कि बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता से वोट दें। ये चुनाव देश के भविष्य के लिए निर्णायक होगा। देश में काम करने के अवसर तो हर चुनाव देता है, लेकिन देश किस मोड़ पे आगे बढ़ जाएगा, यहां से कौन से रास्ते को ले लेगा, इस पे बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। तो संभाल लीजिए, इस बार बहुत जिम्मेदारी से वोट करिएगा, मेरी यही आप लोगों से अपील। तो सिंघदेव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी व्यस्तताओं के बीच आपने समय निकाला। और सिंघदेव साहब के साथ बातचीत में 3 महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु तो ये, उनका कहना है कि 48 पेज का कांग्रेस का घोषणा पत्र एक भी मौके पर ऐसा नहीं है जो किसी वर्ग विशेष के लिए ही तैयार किया गया हो, बल्कि उसमें देश के आम नागरिक को ध्यान में रखकर ही वायदे किए गए हैं, नीति बनाने के संदर्भ में कमिटमेंट दी गई है।
दूसरा, उनका मानना यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के संदर्भ में वैसी लहर नहीं है जैसी 2014 और 2019 में थी। वो उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 300 सीटों के आंकड़े को स्पर्श कर जाएगा। और तीसरी और आखिरी बात जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, उनका मानना है कि विधानसभा चुनाव में जो भी परिणाम रहे हों, पर इस लोकसभा में उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। और विशेषकर भूपेश बघेल जी के संदर्भ में उन्हें लगता है कि भूपेश भाई दिल्ली पहुंच जाएंगे। और सिंहदेव साहब के अपने आकलन है, वो आकलन कितने सही कितने गलत इसका पता तो 4 जून को चलेगा, लेकिन इतना तय है कि अभी भी टीएस सिंहदेव जी की अपनी पार्टी के साथ उम्मीदें बंधी हुई है। तो आज की इस बातचीत में इतना ही। समय इजाजत लेने का तो मुझे दी इजाजत। जल्द फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से चुनावी संवाद में। तब तक के लिए सदा प्रणाम।